सही कह रहा है, गलत बात नहीं कह रहा। आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। यस सर। अरे वीडियो किस जमाने में ओपन करोगे तुम सारे के सारे? पता ही नहीं ऐसा कहाँ बैठते हैं ये कि इनको वीडियो ही ओपन नहीं होता इनसे। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है मेरी? क्लास में पढ़ रहे हो तो? मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि प्लेट में क्या खा रहे हो वो मुझे दिखाओ। तो फिर खत्म करते हैं इसको आज। हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है आपके अलावा? कंपलसरी है स्टेट के ऊपर की वही पॉलिसीज को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। और मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टेट क्या बाउंड है या नहीं है? इन्फोर्सेबल वाली तो मुझे पता है कि नहीं है कोर्ट में, क्योंकि ये सबको पता है, लेकिन एक्चुअली में डीपीएसपी होती क्या है? सर जो स्टेट जो भी पॉलिसी वही वाली बनाएगा बात वो। है जो आपने बोली थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने पहले से ही आपको दे रखी है कि जो भी स्टेट को, और स्टेट का मतलब यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो अगर दोनों गवर्नमेंट को अगर कोई भी कानून बनाना है जनता की भलाई के लिए, तो उनको डीपीएसपी की पॉलिसी के कॉन्सोनेंस में बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बाउंड है डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, लेकिन अगर उनको सोशल वेलफेयर स्टेट के हिसाब से, अपन अपना भारत को क्या बोलते हैं कि सोशल वेलफेयर स्टेट बनाना है हमें, जहाँ पे सबको खाने को रोटी मिले, पीने को पानी मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, बराबर का वेतन मिले, सबकी सैलरीज बराबर हो, सबके पास मौके बराबर हो। तो वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ध्यान में रख के ही कोई भी कानून को अगर बनाना होता है तो बनाना होता है। ठीक है? फंडामेंटल राइट्स के जैसे ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। आप किसी भी डीपीएसपी के अगेंस्ट में रिट नहीं लगा सकते। आप किसी भी डीपीएसपी के अगेंस्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि ये संविधान में लिखा हुआ है और आपको ये मतलब ये बनाना पड़ेगा। ठीक है? कारण क्या है कि स्टेट डीपीएसपी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, और इसको स्टेट के ऊपर बाउंड नहीं कर रखा कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपसे कोई भी कारण पूछ ले तो क्या कारण दोगे उसका? सर ये नॉन इन्फोर्सेबल राइट है। हम्म। डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल राइट्स होते हैं। वो तो सही बात है। उसमें तो अपने को आर्टिकल 36 में 37 में दे रखा है कि इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में ये। लेकिन मैं प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ पीछे का कि स्टेट अगर चाहे, भाई अगर स्टेट को दिख रहा है कि सोशल वेलफेयर स्टेट हमारा बन जाएगा इससे,
ठीक है, और सभी लोगों को समान अधिकार मिल जाएगा, तो स्टेट को दिक्कत क्या है कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं करते। कोर्ट में नॉन इन्फोर्सेबल है। सर ये तो दिशा निर्देशक है, बाउंड तो किया ही नहीं है ना इसमें, सिर्फ किस। तब तो चैलेंज है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने डीपीएसपी की पॉलिसीज के साथ मिलकर लॉ बना दिया ना, तो लॉ तो चैलेंज हो ही सकता है। मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं आपसे कि डीपीएसपी की जो पॉलिसीज है उसको सरकार इंप्लीमेंट आखिर करती क्यों नहीं है? सर इसका एक कारण ये हो सकता है कि जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो देश के हालात थे उसमें जो एसेंशियल फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए थे, और अभी जैसे कुछ डीपीएसपी है जो उसमें आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो जैसे जैसे सिनेरियो बदल रहा है तो एक कारण ये हो सकता है सर। हाँ ठीक है, ये कारण। देखो, जो डीपीएसपी होती है ना, वो हर सरकार के ऊपर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बना के चलती है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्या? कि स्टेट को ये पॉलिसीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टेट को जो भी कानून बनाना है तो डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन ये भी तो बहुत बड़ी चीज है। सरकार के पास इतना पैसा हर टाइम थोड़ी ना अवेलेबल है कि सरकार डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने लग जाए। आज की डेट में डीपीएसपी की अगर आप प्रिंसिपल्स अगर आप देखोगे, तो हर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। और ऐसा हो भी सकता है कि कोई भी पॉलिसी आपके फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फ्रिंज कर दे। जैसे कि अगर अपन ने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बना दिया, और अगर अपन ने कहीं पे बोल दिया कि महिलाओं की सैलरी तो 1200 मिलेगी और आदमियों की सैलरी 10,000 रुपये मिलेगी, तो 200 महिलाओं को हमने रिजर्वेशन के थ्रू ज्यादा दे दी। ठीक है, ये इसको तो हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। लेकिन डीपीएसपी इसके अंदर बोल रखा है कि सबको समान अधिकार, सबको समान वेजेस, समान तनख्वाह। तो यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो ही जाएगा ना, अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई तो कहने का पॉइंट ये है कि डीपीएसपी की पॉलिसीज एक तरीके से सरकार के ऊपर एकदम मंडरा के बैठी रहती है, और सरकार को बताती रहती है कि अगर आप कोई भी कानून बना रहे हो तो डीपीएसपी के साथ तालमेल करके ही बनाओ, लेकिन आप बाउंड नहीं हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। कारण कि सरकार के पास इतना फाइनेंशियल फंड कभी भी अवेलेबल नहीं होता कि डीपीएसपी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर ले, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर डीपीएसपी अगर हम आज की डेट की प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर ले, तो हमारे ही द्वारा बनाए गए फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन हो सकता है। इसलिए डीपीएसपी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, अब जो आपके डीपीएसपी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर, पहला तो है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कैरेक्टर, और तीसरा है कम्युनिटी वेलफेयर कैरेक्टर। अब आपके इसमें राइट टू एजुकेशन था डीपीएसपी में, इंप्लीमेंट कब हुआ? अब जाके अमेंडमेंट हुआ है। चाहते तो पहले भी कर सकते थे, क्यों नहीं करा? क्योंकि आज आरटीई के वजह से सरकार को कितना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उठानी पड़ रही है, चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। बच्चों की एजुकेशन फ्री है आरटीई के अंदर, लेकिन स्कूल को पैसा मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? सरकार से मिल रहा है।
तो इस तरीके के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सरकार के ऊपर रहती है। सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर में दो आर्टिकल है। सोशल सिक्योरिटी करेक्टर में मैं अब लिखवा रहा हूँ और डिक्टेट भी कर रहा हूँ, लिखे जाना और साथ में एक एक वर्ड भी लिखे जाना। मैं आर्टिकल बोलूंगा तो आर्टिकल तो यहाँ लिखना है, और उसके साथ में एक वर्ड बोलूंगा, वो वर्ड यहाँ लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? पहला लिखो 39A, इसमें लिख लो 42nd अमेंडमेंट, मतलब ये ब्रैकेट्स में लिखना, वर्ड अब बोलूंगा मैं। हाँ, 42nd अमेंडमेंट। इसके आगे लिख लो फ्री। इसके बाद लिखो 41, 41। इसके आगे लिखो वर्क। इसके बाद लिखो 42। इसके आगे लिखो जस्ट। इसके बाद लिखो 43। उसके आगे लिविंग। फिर 43A। इसके आगे ब्रैकेट में लिखो 42nd अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। और उसके आगे लिखो मैनेजमेंट। फिर लिखो 43B। इसके आगे ब्रैकेट में लिखो 97th अमेंडमेंट। सर 43A में क्या बोला था? 43A में मैनेजमेंट। फिर 43B। उसके आगे लिखो ब्रैकेट में 97th अमेंडमेंट। फिर उसके आगे लिखो कोऑपरेटिव है। हम्म। फिर लिखो 45, आगे चिल्ड्रन। फिर लिखो 46, आगे SC ST। फिर लिखो 47। सर धीरे धीरे बोलिए, तो जल्दी जल्दी लिखा नहीं जाता। अरे एग्जाम कैसे लिखोगे फिर तुम मेंस का? 45 के आगे चिल्ड्रन, 46 के आगे SC ST, और 47 के आगे न्यूट्रिशन। अब आ जाओ कम्युनिटी वेलफेयर पे। अब सोशल सिक्योरिटी पूरा हो गया, अब कम्युनिटी वेलफेयर पे आ जाओ। और सोशियो इकोनॉमिक में आपके दो आर्टिकल थे, 38 और 39। पहला लिखो आर्टिकल 40, पंचायत। फिर लिखो 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लिख लिया? फिर लिखो 48, एग्रीकल्चर। फिर लिखो 48A, ब्रैकेट में लिखना 42nd अमेंडमेंट, आगे फॉरेस्ट, जंगल। फिर लिखो 49, मॉन्यूमेंट। फिर लिखो 50, जुडिशरी, और ब्रैकेट में सेपरेशन ऑफ पावर। फिर 51 पे लिखो पीस, और ब्रैकेट में लिखना यूनिसिट्रल, UNCTRL।
ये हो गया आपका डीपीएसपी फिनिश, मान लेंगे फिनिश। और भैया कोड लिखा दिए मैंने, है ना। अब इन कोड को अपने हिसाब से याद करो। सोशल सिक्योरिटी करेक्टर के अंदर एक एक वर्ड लिखवाया है मैंने। अब इसका एक सेंटेंस बना लो। जैसे वर्ड क्या है, फ्री वर्क, जस्ट लिविंग, मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव, चिल्ड्रन, SC ST, न्यूट्रिशन। तो बना सकते हो ना अपने अपने हिसाब से इसमें तो, और याद भी हो जाएंगे अपने हिसाब से। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर सोशल सिक्योरिटी का आया तो वो तो उसके अंदर है, और उसके बगल में आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, तो आर्टिकल भी ऐसे कैसे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, पक्की। सबसे पहले मुझे याद दिलाना का, कल मैं इनसे ही पूछूंगा, है ना। नॉर्मली ना, ढंग से बताओगे, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। अंदर का नहीं, सिर्फ आर्टिकल की हेडलाइन क्या बोलती है। डीपीएसपी के, अगर आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच रहे हो तो सिर्फ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि डीपीएसपी के अंदर कुछ भी नहीं है। आर्टिकल ही पूछेंगे कि किसी, ये जो अगर आपके लिखा हुआ है कि लीगल एड का, या बच्चों की एजुकेशन का, या वुमेन्स की बात का, या सेपरेशन ऑफ पावर का, या इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते इसके अंदर। गांधीयन प्रिंसिपल्स पे, गांधीयन प्रिंसिपल से बना था ना ये तो। मैंने उसके हिसाब से ना तो पढ़ा है ना डिस्ट्रीब्यूट किया है, अपन को उनमें नहीं जाना अभी भी। गांधीयन अपन ने पहले ही फंडामेंटल राइट्स में पढ़े थे, तो अगर यहाँ पे भी गांधीयन अगर ले आओगे तो दोनों याद नहीं रहेगा। इसमें याद अगर करना है आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इन तीन ही पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन टेक्निकल इन तीन से ही बनेगा। अगर आपने डीपीएसपी अगर बैरक में से पढ़े और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि सोशल सिक्योरिटी करेक्टर वाले डीपीएसपी बताओ, तो वहां पे 15 मिनट वेस्ट जाएगा सोचने में कि सोशल वाले है कौन से। क्या ऑब्जेक्टिव के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकता है। चार ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। अब वो पूछेगा इनमें से सोशल सिक्योरिटी वाला करेक्टर डीपीएसपी कौन सा है। तो टेक्निकल तो अपने आप ही हो गया ना। देखो लड़ाई एक एक क्वेश्चन की और एक एक नंबर की है, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना जैसे मैं अभी लिखवाया हूँ आपको। अब अपन पढ़ेंगे। अभी जो इंडेक्स लिखवाया है ना, ये पूरा याद करिए आना, वैसे के वैसे ही, है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने बताया डीपीएसपी आपके पॉजिटिव कमांड है स्टेट को, वहीं फंडामेंटल राइट्स क्या है, नेगेटिव है। स्टेट को रोकता ही है कि आप ये चीज नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स के हर आर्टिकल के अंदर शुरुआत या तो नो से होती है, या नॉट में, नॉट लिखा हुआ होता है आर्टिकल में, कि स्टेट ये नहीं करेगा, स्टेट वो नहीं करेगा, स्टेट सबको ऐसे करेगा, स्टेट ये, स्टेट को ये अलाउ नहीं है, स्टेट को आप नहीं रोकोगे, या स्टेट आपको नहीं रोकेगा। नेगेटिव इंप्लीकेशन है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जबकि डीपीएसपी के अंदर पॉजिटिव है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है कोर्ट के अंदर, कि अगर कोई भी ऐसा कानून बन जाए जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो कोर्ट के पास राइट है कि वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है।
लेकिन अगर कोर्ट ने क्या, लेकिन अगर आपके लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई कानून बनाया जो आपके डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है, तो वो कानून नहीं गिर सकता। ठीक है। इसके अलावा बस यही चीज है। अब हुआ क्या था, इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं इसमें। आपके आर्टिकल 31C है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक बार निकाल लो ऑनलाइन, 31C निकालो। 31C आपके कब बना था? 25th अमेंडमेंट 1971। ये सिर्फ कहानी के लिए सुनना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई खास महत्व नहीं है। ठीक है। आपके 25th अमेंडमेंट 1978 के, नहीं नहीं, 25th अमेंडमेंट 1971 के अंदर ये इंसर्ट हुआ था, पार्लियामेंट ने इंसर्ट किया था। अब इसमें पता है शुरू में क्या बोला था? इसके अंदर शुरू में ये बोला था पार्लियामेंट ने कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है जो इन आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए है, 39 किस में आता है? एफआर में तो आता है नहीं, डीपीएसपी में आता है। स्पेसिफिकली इसका नाम दिया था पार्लियामेंट ने शुरू में कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ बनाती है जो 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए है, तो वो लॉ वॉइड नहीं हो सकता, चाहे वो आपके 14 और 19 के राइट को उल्लंघन ही क्यों ना कर दे। समझ में आई गणित? क्या है क्या नहीं है, 14 और 19 ही है। दोबारा बता रहा हूं, पार्लियामेंट ने 1971 के अंदर स्पेशली 31C आपके संविधान में ऐड किया था, और उसमें ये बोला था कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए, और 39B और C आपके डीपीएसपी का पार्ट है, अगर पार्लियामेंट इनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी लॉ बना रही है तो वो लॉ वॉइड नहीं होगा। वॉइड का मतलब ये है, इलीगल नहीं मानेंगे वॉइड को, चाहे वो आपके 14 और 19 के आर्टिकल को वायलेट ही क्यों ना कर दे। ठीक है। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इन भाई साहब ने एक चीज और ऐड कर दी कि सर अगर एक बार पार्लियामेंट वापस ऐसा कोई, एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या? एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। वापिस से कर रहा हूं। 31C के अंदर पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाके उन्होंने 31C को इंसर्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उस लॉ में पार्लियामेंट ने बोला कि कोई भी लॉ इनवैलिड नहीं होगा सिर्फ इस कारण से कि हमने 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाया। ठीक है। अब अगर वो कानून अगर आपका 14 और 19 को भी वायलेट कर रहा है ना, आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तब भी उस कानून को हम इनवैलिड नहीं मानेंगे, उसको वैलिड ही मानेंगे। कुल मिला के कहानी यह है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो चाहे वो आपके 14 और 19 के अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना कर रहा हो, वो लॉ एकदम परफेक्ट है। पहला पार्ट तो ये बात कर रहा है। दूसरा पार्ट इन्होंने ऐड करा कि अगर हम ऐसा कोई भी लॉ बना रहे हैं तो किसी भी कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि उस लॉ के अंदर वो कोई भी इंटरफेरेंस कर ले या चैलेंज हो जाए किसी भी कोर्ट के अंदर। ठीक है। तो एक तरीके से क्या करा उन्होंने, जुडिशियल स्क्रूटनी को इस चीज से बाहर कर दिया कि जुडिशरी टच नहीं कर सकती इस चीज को। ठीक है। अब इसमें पहला केस आया आपके केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती ने जो नीचे वाला पार्ट था ना कि किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, कोर्ट को, मतलब कोर्ट की इम्यूनिटी से परे है वो लॉ, ठीक है, उसको कर दिया स्टक डाउन, बाकी के पार्ट्स को कर दिया वैलिड। समझ में आ गया?
39 बी और सी तो वहीं के वहीं रह गए। जो लास्ट का पार्ट है ना कि किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता वो लॉ, उसको इनवैलिड कर दिया बस। ठीक है। उसके बाद आपके संविधान वालों ने एक और अमेंडमेंट निकाला, 42nd अमेंडमेंट, 1976। ठीक है। उसमें पार्लियामेंट ने क्या करा, जो 39 बी और सी है ना, इसको तो हटा दिया। ठीक है। और इसकी जगह सारे डीपीएस पे लिख दिए। पहले तो दो ही लिखे थे, बी और सी, वो भी 39 के। अब उन्होंने सारे डीपीएस पे लिख दिए। तो कहने का पॉइंट वापस से क्या बना, अब पार्लियामेंट ने बोला कि हम, हमारा ऐसा कोई भी लॉ जो किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर रहा है, वो लॉ वॉइड नहीं होगा इस ग्राउंड पे कि वो 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है। समझ में आ गई कहानी? ठीक है। फिर एक और जजमेंट आया, मिनर्वा मिल्स। इस जजमेंट ने पूरा 31 सी गिरा दिया। ये अमेंडमेंट का केस था आपके। बताएंगे भी, अमेंडमेंट करेंगे इसके बाद। तो आपको ये सब कहानी मैंने किस पर्पज से बताई, कि पार्लियामेंट ने कोशिश तो बहुत करी थी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और डीपीएसपी को वापस से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरे पूरे अधिकारों को लाने के लिए, लेकिन टेक्निकलिटी की वजह से और आपके फंडामेंटल राइट्स की वजह से ये आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है कि आपके डीपीएसपी कंप्लीट तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए। तो पार्लियामेंट अब क्या कर रही है, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर रही है। जैसे एजुकेशन इंप्लीमेंट कर लिया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएगी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आपके ऑलरेडी है ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, ऐसे ऐसे करके इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है। हाँ, फ्री लीगल एड आ गई। समझ में आ गया ना ये प्रोविजन क्या कह रहा है? पूरा स्टेप डाउन हो गया था ये। नीचे वाला पार्ट तो केशवानंद भारती में हुआ, बाकी का बचा हुआ ऊपर पार्ट मिनर्वा मिल्स में हो गया। लेकिन आज की डेट में भी पार्लियामेंट ने आपकी बेर एक्ट से ये प्रोविजन हटाया नहीं है। अगर आप देखोगे इसका वो नीचे के सबटाइटल्स, ठीक है, उसमें दे रखा है आज भी कि ये स्टेप डाउन हो गए, इनवैलिड हो गए, लेकिन प्रोविजन से अभी तक रिमूव नहीं करा है कि ये रिपील हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट का जब मन आए तब इसको जिंदा कर सकती है वापस। तो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट की अपन बात कर रहे हैं ना, उसकी कहानी यही है कि पहला केस तो था आपके स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दोराई राजन। हम्म। इस केस के अंदर बोला था कि डीपीएसपी ओवरराइड करेगी फंडामेंटल राइट्स को, मतलब डीपीएसपी ऊपर है फंडामेंटल राइट से, ये इस केस में बोला था। इसके बाद आपके केस आया री केरला एजुकेशन बिल। सब पढ़े हुए केस है आपके, है ना? री केरला एजुकेशन बिल में बोला कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकती। ठीक है।
और इन्होंने बोला कि कोर्ट कंप्लीट तरीके से डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकती, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच एक इंटरप्रिटेशन है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये पोजीशन शुरू शुरू से लेकर एंड तक की है, मैं जो बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आपके आया आर्टिकल 31C, 25वें अमेंडमेंट से, लिख लो ये भी। हम्म। और 31C में इनिशियली क्या बोला था कि 39B और C का इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बना रहे हैं तो वो वैलिड है, चाहे वो 14 और 19 को वायलेट ही क्यों ना कर रहा हो। इसके बाद आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कुछ भी आ सकता है, कॉन्स्टी में बताना ये 50 तक इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टी का इकलौता पेपर है आपका, बाकी सबके पेपर तो कंबाइन है। और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आपका यही बनेगा, देखना। केशवानंद भारती में बोला कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, और उन्होंने एक बात बोली कि डीपीएसपी तो हमें सिर्फ गोल बताते हैं कि हमें क्या गोल अचीव करने हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट हमें प्रोसीजर बताता है कि उन गोलों को अचीव कैसे करना है। डीपीएसपी गोल बताते हैं और फंडामेंटल राइट उन गोल्स को अचीव करने का प्रोसीजर। इसके बाद आपके 42nd अमेंडमेंट आया। केशवानंद भारती में 31C के हिसाब से उन्होंने जो लास्ट वाला पार्ट था ना, जिसमें कोर्ट को बाहर कर रखा था चैलेंज करने के लिए, उनको स्टक डाउन कर दिया था। फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में डीपीएसपी का स्कोप एकदम वाइडर कर दिया फंडामेंटल राइट से, मतलब डीपीएसपी को ऊपर दर्जे में कर दिया फंडामेंटल राइट से। इसके बाद आपका केस आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक चीज मैं आपको गलत बता गया, तो वापिस सही कर लूंगा। मिनर्वा मिल्स के अंदर 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था ना, जिसमें शब्द क्या जोड़ दिए थे, ऑल डीपीएसपी, इसको स्टक डाउन किया था। मिनर्वा मिल्स में किया था। हाँ, मिनर्वा मिल्स वाले में किया था, ऑल ये टीपीएसपी वाला जो मिनर्वा मिल्स से पहले अपना एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था, और 42nd अमेंडमेंट ने जो 39B और C लिखा हुआ था ना आपके 31C के अंदर, उसको हटा के सारे डीपीएसपी लिख दिए थे वहां पे। ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स ने जो ये लिखे थे ना 42nd अमेंडमेंट से सारे डीपीएसपी, इसको हटा दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ
मतलब ये डिस्ट्रॉय कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को, इसलिए इसको स्टक डाउन किया था। फिर लास्ट केस लिख लो, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स है वो अपने आप में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है और सप्लीमेंट्री भी है। अब 31C की करंट पोजीशन आज की डेट में क्या हुई फिर? अगर अगर है ना ये नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों को है ना हनन नहीं करते तो लागू हो जाएंगे, और आवाज धीरे आ रही है आशा जी। अगर है ना नीति निर्देशक तत्व जो है मूल अधिकारों को कम करते हैं या घटाते हैं तो वो लागू नहीं हो पाएंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर लागू कर सकते हैं। मेरे को आवाज बहुत कम आई है, मैं बता देता हूं। आज की करंट डेट में जो केशवानंद भारती के केस में पोजीशन थी ना, कौन सी? पीएनसी, ये वाली पोजीशन वैलिड है। कुल मिला के कहने का पॉइंट ये है कि आज की डेट में 31C जो कह रहा है ना, वो ये बात है कि सरकार कोई भी कानून बना सकती है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहे वो कानून 14 और 19 का वायलेशन ही क्यों ना हो, वो इस आधार पे वॉइड नहीं होगा, लेकिन कोर्ट में चैलेंजेबल है। समझ गए ना? तो जो प्रीवियस पोजीशन थी ना आपकी 42nd अमेंडमेंट से पहले, ये वापस जिंदा हो गई और ये करंट पोजीशन है आज की। ऐसा है बोमे वाला तो इसमें कहा था? इसमें था, एक बार देख लो। सेक्युलरिज्म, एक चीज और लिख लो इसमें, इनका नाम सुना है कभी? सुना है ना नाम? ऑस्टिन, हाँ, जो आपके जूरिस्प्रूडेंस में थे। डीपीएसपी को इन्होंने बोला है कंशाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। सर जो फंडामेंटल राइट्स में डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था वो भी क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल, 100%। समझ। संविधान की अंतरात्मा। एफआर तो दिल है। आज की डेट में डीपीएसपी और एफआर में कौन सुपीरियर है? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि दोनों सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, बेस्ट ऑप्शन वो टिक है, नहीं तो एफआर ही सुपीरियर है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपके हमेशा ऐसा ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा जहां पे आपको ये दे रखा होगा कि डीपीएसपी और एफआर को साथ में चलना है, हार्मोनियसली, एक तरीके से दोनों को साथ में मिलकर। ठीक है, जहां पे आपको वो ऑप्शन दिख जाए फिर और दिमाग मत लगाना। एक 31B भी समझ लो,
छोटा सा आर्टिकल है। हम्म, लिखवा तो दिए, और कितना लिखवाओगे? आप जेलों के पर्सपेक्ट से कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ये याद रख लोगे ना आर्टिकल ही, तो ये बहुत बड़ी बात है। जेलों के पेपर में इतना कंपटीशन है कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जेलों का पेपर एकदम इजिएस्ट आता है। 100% भी नहीं हो पाते, क्योंकि हिंदी भी तो है ना। देखो, लॉ के पेपर में अगर 100 क्वेश्चन आए हैं ना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है टॉपर के इतने नंबर हो, ठीक है। अगर 100 नंबर का पेपर है, तो आप ये मान के चलना आप रेस में तभी हो जब आपके एटलीस्ट इतने आ रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पता है एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना? मैं बता, पहले ये बताता हूँ, पढ़ बाद में लेंगे अपन। एग्जाम ऐसे अटेम्प्ट करना, एमसीक्यूज का एक रूल होता है। तुम जितना पढ़ के गए हो ना एग्जाम में, और जितना तुम्हें याद है, वो एग्जाम के अंदर तुम्हें जाते ही ऑप्शन टिक हो जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता ना, तो तुमको अगर मैं वहां पे 5 घंटे भी दे दूंगा ना, तब भी वो याद नहीं आएगा। तुम कितना ही माथा मार लो, कितना ही ट्रिक लगा लो, कितना ही और कुछ कर लो, 50 चीजें कर लो, नहीं आएगा उसका आंसर, तो नहीं आएगा। और सबसे बेस्ट तुक्का मार के आओगे ना, तो सबसे पहले गलत होगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये है एग्जाम्स का, एमसीक्यूज में, चाहे जेल हो चाहे आरजेएस हो, फटाफट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। जो जो क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं ना, उनको टिक करे जाओ। जैसे फर्स्ट का आ रहा है, सेकंड का आ रहा है, थर्ड का आ रहा है, फोर्थ के अंदर तुम्हें लग रहा है कि यार ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हाथों हाथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। टाइम वेस्ट मत करो उसके ऊपर, क्योंकि होता क्या है, एक में टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो अपन मोटिवेशनल भूल जाते हैं फिर बाकियों की। क्योंकि एक गलत हुआ, एक का आंसर भूले, तो अपन को लगता है अरे यार, इसको आंसर कैसे भूल सकता हूं मैं, ये तो मुझे आता था। और वहां पे ऐसा दिमाग खराब होता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि जल्दी बहुत होती है एग्जाम अटेम्प्ट करने की। ऐसा दिमाग खराब होता है कि आपको बाकी क्वेश्चन के आंसर आते भी होंगे ना, आप तो भी गलत कर दोगे नर्वसनेस। क्योंकि देखो एक चीज एकदम फैक्ट है, आप कितना ही ढंग से पढ़ के जाओ, कितना ही बढ़िया तैयारी करो, एग्जाम के जो वो 2 घंटे होंगे ना, वही आपको अधिकारी बनाएंगे, ठीक है। वो 2 घंटे ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करो, जहां जहां तुम्हें पक्का यकीन है कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, हाँ ये क्वेश्चन आया, इसका मुझे डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आगे दिमाग लगाना ही नहीं है उसमें अभी। बाकी ये क्वेश्चन ठीक है, 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 तुमको लास्ट में अपने आप ही लगेगा कि तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर जो क्वेश्चंस तुमको उस टाइम पे याद नहीं आ रहे होंगे ना, वो तुम्हें उस टाइम याद भी आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही इतना हाई रहता है अपना कि अपने को आता है, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है ना कि इस क्वेश्चन का तो तुक्का लगाना भी इम्पॉसिबल है, उसको छोड़ के ही आ जाना, गलत मत करके आना जेलों के अंदर। क्योंकि मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ना, 100 में से 85 90, ये नेगेटिव के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे ले आते हैं इतने नंबर भी, क्योंकि तुम्हारा 60% कॉम्पिटिशन तो, ड्रॉबैक क्यों है? पढ़ाई का मौका सबको बराबर मिल रहा है, तुम पढ़ो ना रात दिन। हर साल ऐसा ही होता है, और आगे भी ऐसा ही होगा। मैंने क्लास के फर्स्ट डे तुमको बोला था, जेलों की नौकरी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है तुम्हारा, इस एग्जाम का, विनिंग नहीं है।
ठीक है, जिसको अपनी जिंदगी सेफ और सिक्योर जीनी है, जेल हो दो भैया। सरकारी नौकरी है, ठीक ठाक पैसे हैं, जल्दी प्रमोशन है, 3rd ग्रेड की जॉब है, बढ़िया जिंदगी है, और रेपुटेशन भी बढ़िया है। और सबसे बड़ी पता है बात क्या है इसकी नौकरी के अंदर? काम कुछ भी नहीं है, चिल रह सकते हो, आराम से जाओ खाना वाना खा के, लंच में वापस खाना खाने आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया पोस्टिंग मिल जाएगी, बढ़िया रहने को घर मिल जाएगा, सब कुछ काम बढ़िया हो जाएगा। नहीं, कहीं पे भी आ सकती है। तो मैं जो तुम्हें अमेंडमेंट लिखवा रहा हूँ, मैं जो तुम्हें केस लॉस के थ्रू पॉइंट्स के अंदर लिखवा रहा हूँ, ये ही एग्जाम के अंदर तुम्हें फट से याद आएगा कि ये तो इससे ही आया भाई। वहां तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि 42nd है कि 44th है या 25th है। तुम्हें पता है कि ये चीज कौन सी है, क्योंकि वहां पे तुमको याद नंबर से नहीं होगी, वहां पे तुमको याद ये स्टेप से होगी कि पहले ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, 3rd पॉइंट के अंदर था, और ये इसी ईयर का था, इसका आंसर ये है। वहां तुम्हें ऐसे याद आएगा ये। बाकी जितनी बार पढ़ोगे अपने आप कंटेस्ट हो जाएगा। जिसने भी बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ी थी, किसी को उम्मीद थी कि याद हो जाएगी? नहीं थी ना उम्मीद। उनकी आरती भी याद हो जाएगी, किसी को उम्मीद नहीं होती। लेकिन बार बार पढ़े गए पढ़े गए पढ़े गए, आज बिना देखे बोल ही लेते हो ना। तो वैसा ये सिस्टम भी भाई, इसके बाहर कुछ नहीं आता। अब देखो, मैं डीपीएसपी तुम्हें लिखवा चुका। अब मैं अंदर बताना बेवकूफपंती है, टाइम वेस्ट है तुम्हारा भी और मेरा भी, क्योंकि अंदर सिर्फ ज्ञान की बातें हैं और कुछ भी मतलब की बातें नहीं है। मैं चाहूँ तो एक क्लास इसकी पूरी दोबारा टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, बढ़िया। लेकिन मैं कंसेप्चुअल चाहता हूँ चलना यहाँ पे है। हाँ, अब आ जाओ फंडामेंटल ड्यूटीज, 2 मिनट की Sir, है। you were discussing 31B. क्या? Sir, you were discussing 31B. मैडम आपकी आवाज पता है बहुत ज्यादा धीरे आ रही है, एक बार देखो ना आवाज शायद मैडम की धीरे क्यों आ रही है। अरे एक बार कोई दूसरा भी बोल के बताओ। सर आप सर 31 31 बी डिस्कस करना था आपको। अरे हाँ रे यार, एक बार चेक करो ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रीड करो एक बार 31B। हाँ भैया, मुझसे ही पूछ लो यार। देखो 31B तिजोरी है पार्लियामेंट की, ठीक है, इसको तिजोरी मान के चलना। और उस तिजोरी का नाम पता है क्या है? क्या है? तो पार्लियामेंट के द्वारा ये तिजोरी बनाई गई थी 9th शेड्यूल के नाम की। अगर आप 9th शेड्यूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में खोल के देखोगे तो उसमें बहुत सारे एक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली 9th शेड्यूल इस तरीके से काम करता था कि पार्लियामेंट ने बोला था कि अगर हम कोई भी कानून बना रहे हैं, वो कानून वॉइड नहीं हो सकता सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। लेकिन वो कानून तब ही वॉइड नहीं होगा जब आप उसको तिजोरी के अंदर डाल दोगे। एक बार वो कानून तिजोरी के अंदर आ गया, 9th शेड्यूल में आ गया, बस काम खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब 31B बना था, तब पार्लियामेंट ने जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही उसने इसमें भी जोड़ा था कि किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी ऑर्डर का, जजमेंट का, कोई भी चीज इसको इनवैलिडेट नहीं कर सकता, एक बार अगर वो कानून 9th शेड्यूल में डल गया तो।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहिलो, स्पेलिंग क्या है कोहिलो की, यही है क्या, वर्सेस, मेरे को भी याद नहीं है वो, हाँ स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बिल्कुल। इसके अंदर बोल दिया था कि 9th शेड्यूल भी जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर नहीं है। कोर्ट अगर चाहे तो अगर कोई भी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना के 9th शेड्यूल में डाल रही है तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ बना सकता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर दे, इन्फ्रिंज कर दे। और अगर वो 9th शेड्यूल में चला गया तो एक बार के लिए मान के चलो कि वो कानून है। ठीक है, एग्जाम्पल, यार एग्जाम्पल क्या दूं तुम्हें इसका मैं, जमीन वाला मैटर था लेकिन वो पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ जाएगी, कोई मतलब की नहीं है तुम्हारे अभी। अच्छा, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले लो। ठीक है, पार्लियामेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया और मुस्लिम्स के भी और क्रिश्चियंस के भी सबके अधिकारों को बराबर कर दिया, मुस्लिम्स के अधिकारों के बाहर जाके। तो अगर अपन देखें तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही है क्योंकि उनका रिलीजन था। लेकिन पार्लियामेंट अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को 9th शेड्यूल में डाल दे तो फिर ये इम्यून है, कोविड की डोज है ये, ऐसे मान लो तुम। ठीक है, तो फिर ये इम्यून है चैलेंज होने से। लेकिन अब आज की जो करंट पोजीशन है वो ये है कि जुडिशियल रिव्यू 9th शेड्यूल में जाने के बाद भी हो सकता है। तो सर जुडिशियल इसमें रिव्यू डालने, मतलब चैलेंज हो सकता है कोर्ट में, बात बराबर ही है, बस ये एक्स्ट्रा है। इस आर्टिकल का जो मेन महत्व था ना कि कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, वो तो कोर्ट ने छीन लिया। अब बस ऊपर ऊपर की लेयर ही बची है इस आर्टिकल की। आज की डेट में एक चीज दिमाग में गांठ बांध के रखना, कोई भी कानून सरकार बना रही है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो आप कोर्ट में कभी भी मुंह उठा के चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, सही है ना। तो सर जो कानून इसमें चले जाते हैं फिर वो क्या, ना, जो ना 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं जो लॉ, वो क्या फिर है आवाज ना रन धीरे, करते, सर जो 9th शेड्यूल में चले जाते हैं लॉज वो फिर क्या ना इम्प्लीमेंट होते हैं क्या? 9th शेड्यूल के अंदर जो लॉ इसमें डाल दिए 9th शेड्यूल में, तो सर वो ना इम्प्लीमेंट में होते हैं क्या? इम्प्लीमेंट तो हाथों हाथ ही हो जाते हैं जैसे 9th शेड्यूल में आ गए। मैं कह रहा हूं इम्प्लीमेंट तो हाथों हाथ ही हो गए, लॉ तो वो हाथों हाथ ही बन गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि हमने लॉ बनाया 9th शेड्यूल में डाल दिया, हम गंगा जी नहाए। अब वो लॉ किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहिलो में बोल दिया कि आपने लॉ बनाया 9th शेड्यूल में भी डाल दिया, ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू तो फिर भी हो सकता है उस लॉ का, बस यही बात है। जो अपने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है ना वो तो आज भी सेफ है उसके अंदर, ज्यादा हाथ नहीं लगाते, फिर वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की दिक्कत हो जाती है। तो 9th शेड्यूल एक तरीके से ना तिजोरी, तभी बोल रहा हूँ मैं तिजोरी है आपके लेजिस्लेचर की, कि जो भी कानून को बचाना होता है ना उसको वो तिजोरी के अंदर डाल देता है। क्योंकि जुडिशरी क्या है, 9th शेड्यूल के लॉज को जल्दी से हाथ नहीं लगाती। ऐसे कोई भी, जैसे आपके NJC एक्ट आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो 9th शेड्यूल में नहीं था। आपके और जितने भी लॉज आ रहे हैं वो सब 9th शेड्यूल में नहीं थे। 9th शेड्यूल में एक लॉ है जो अपन पार्लियामेंट के टाइम पे पढ़ेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें इस केस का डिस्कशन होगा बढ़िया वाला। एक तो कियोटो होलोन वाला, एक आयोर कोइलो भी थोड़ा डिस्कस होगा, तो वहां बताऊंगा तुम्हें इसकी क्या कहानी है। ठीक है ना। अब आ जाओ फंडामेंटल ड्यूटीज। पहली चीज तो याद रखना, ये आपके 4A में है, कंफ्यूज मत होना 4 के बाद 5 में।
कहाँ से आई थी ये? 42nd अमेंडमेंट से। टोटल कितनी है? सर 11। ये भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम में जा चुका, पूछा ये कि टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है। और लास्ट कब आई थी ईयर? सर हम्म, सर राइट वो है टू ना। एजुकेशन का जुड़ा है 86 अमेंडमेंट। सर 2002 में आई थी। ओके, स्टार्टिंग में 10 थी, फिर एक 2002 में आई, कुल मिला के अब 11 हो चुकी है आपकी ड्यूटी। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है? आपके संस्कार, कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही है बस। लास्ट वाली जो ड्यूटी ऐड हुई थी उसको एक बार ढंग से पढ़ लेना, कि जो भी माँ बाप है, गार्जियन है बच्चों का, उनके ऊपर ड्यूटी है कि भैया 6 से 14 तक के तो उसको पढ़ाई करवाई देना, ठीक है ना। बाकी फंडामेंटल ड्यूटी को एक बार गो थ्रू ले लेना, रीड कर लेना। ना तो ये इन्फोर्सेबल है, ना किसी के ऊपर बाउंड है, आपकी भी मर्जी है, मानो तो मानो वरना मत मानो। मैंने क्या बोला? संस्कार। अब तो कानूनी बन गया ना, आरटीई। अगर आरटीई नहीं होती तो भी बाउंड नहीं होती, मर्जी है। अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज तक आपका जो मेजर मेजर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। कल मैं पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा जुडिशरी 368, ताकि एक बार ये फंडामेंटल राइट्स तो दिमाग से निकले ना, फिर बाहर कुछ नया पढ़ोगे तो। क्योंकि अभी मैं एफआर पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं वापस बाद में उस पर आऊंगा तो फिर तुम सारा भूल जाओगे पहले का, ठीक है। तो अभी कंटिन्यूएशन में 368 तुमको ढंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे सब सब जो भी केस लॉज है सब फ्रेश फ्रेश माइंड के अंदर है, तो पढ़े हुए हैं तुम्हारे अभी, तो जल्दी समझ में आएगा तुम्हारे ये। उसके बाद पढ़ाऊंगा जुडिशरी, ठीक है, उसमें आपकी हाई कोर्ट्स भी आ गई और सुप्रीम कोर्ट भी आ गई। उसके बाद फिर अपन आएंगे यूनियन और स्टेट पे, ठीक है ना। ऑनलाइन समझ में आया ना? यस सर। अगर कोई सर डीपीएसपी घर जाके रीड करने पे समझ में नहीं आए तो कृपा करके पूछ लेना। सर नोट्स अब दूंगा इसके। सर एक सेकंड एक सेकंड, क्या सर बोलो? सर ये आर्टिकल 48A है हाँ, और फंडामेंटल ड्यूटीज में सर क्लॉज जी है, दोनों सेम है। हाँ तो हो सकती है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, 48A में सिर्फ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करी है, इसको डीपीएसपी बनाया है कि सरकार ऐसा कानून तो बनाए। फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपके लिए है, डीपीएसपी सरकार के लिए है, ड्यूटीज तो आपकी है कि इससे हर सिटीजन की ड्यूटी है। अगर आप भी किसी जंगल में जाओ, कभी रणथंभौर के अंदर जाओ, तो ऐसे नहीं है कि वहां पे गोली वोली चला के आ जाओ या पत्थर वत्थर फेंक के आ जाओ। तो ये ड्यूटी आपके लिए अलग दे रखी है और सरकार के लिए अलग दे रखी है, समझ रहे हो? मैडम, समझ रहे हो ना? यस सर। हम्म। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? अगर पढ़ना हो तो एक्स्ट्रा में पढ़ जाना, बाकी मेरे हिसाब से तो कोई काम की नहीं। अमेंडमेंट पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, ड्यूटीज कितनी है वो पूछ लेगा, और लास्ट ड्यूटी कौन सी ऐड हुई थी वो पूछ लेगा, बस। पढ़ी जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आ जाए और ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी चीज फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है।
पूछ सकता है ना इस चीज को। थैंक यू ऑनलाइन, कल पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।